हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लासेस में हमने डेटा ट्रांसफर ग्रुप, अरिथमेटिक ग्रुप और लॉजिकल ग्रुप, इनसे बिलोंग करने वाले सारे के सारे इंस्ट्रक्शन हम स्टडी कर चुके हैं। तो इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम आज देखने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन निकल के आता है गाइस, एक्सप्लेन फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और आपको 3 इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, उन्हें आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसे हमने अब तक पढ़ते आ रहे हैं ना गाइस, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को हमने एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल वैसे ही इसके आंसर रहने वाले हैं। तो जितने हमने 3 ग्रुप पढ़े हैं उसमें से तो कोई इंस्ट्रक्शन आ ही सकता है, आगे भी इंस्ट्रक्शन हम पढ़ने वाले हैं तो उनमें से भी कोई भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। और बहुत लकी रहे गाइस तो एक ही इंस्ट्रक्शन आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। सो श्योरली ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, आपको 3 इंस्ट्रक्शन या फिर 1 इंस्ट्रक्शन पूछा ही जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन का नाम है राइट एनी 3 इंस्ट्रक्शन टू मेक एक्यूमुलेटर 0, या फिर उसे कहते हैं क्लियर। ऐसे 3 इंस्ट्रक्शन आपको मेंशन करने के लिए कहा गया है जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट को 0 कर दे, अल्टीमेटली उसको क्लियर कर दे। क्लियर करना, 0 करना मतलब उसमें 00H स्टोर करना, इतना ही। तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और ढूंढ सकते हैं ऐसे इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद एक्यूमुलेटर के कंटेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड है और कहीं पे बोला नहीं गया है कि एक्सप्लेन करो करके, सिर्फ राइट बोला है, मतलब आपको जस्ट मेंशन करना है। बट फिर भी गाइस अगर नहीं बोला है तो भी आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, एटलीस्ट एग्जाम्पल देके उसे एक्सप्लेन आप कर ही सकते हैं। हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है MVI A,00H। आपको अब आइडिया आ जाएंगे कि क्लियर करना मतलब क्या, 00H मतलब क्लियर करना। जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो A में क्या स्टोर हो जाएगा, 00H स्टोर हो जाएगा। भले ही A में कुछ भी डेटा क्यों ना रहे, आपको नहीं पता कि A में क्या है, हमें नहीं पता करना है कि A में क्या है, हमारा एम था कि A के कंटेंट को क्लियर करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन फायर होने के बाद बराबर A में क्या स्टोर होगा, 00H स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे और भी इंस्ट्रक्शन है जैसे कि SUBA। आप ये भी इंस्ट्रक्शन हम पढ़ चुके हैं गाइस। इसका इक्वेशन अगर आपको याद है, A = A-A है ना, A के कंटेंट A में से ही माइनस करके A में स्टोर करना। अब जरा सोचो, हमें यहाँ पे A के कंटेंट पता होने जरूरी है क्या? अगर A में कुछ भी डेटा क्यों ना रहे, अगर उसी नंबर में से उसी नंबर को माइनस कर दिया जाए तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली एक्यूमुलेटर के कंटेंट यहाँ पे क्या हो गए, क्लियर हो गए हैं। तो ऐसे ही गाइस हमारे पास और 2 इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि तीसरा इंस्ट्रक्शन है XRAA। जरा सोचो, XRA का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और का आपको ट्रूथ टेबल याद है, अगर सेम इनपुट है तो आउटपुट क्या आता है, 0 आता है, और डिफरेंट के लिए 1 आता है। आप यहाँ पे एक्यूमुलेटर के कंटेंट एक्यूमुलेटर के साथ ही एक्सॉर्ट करना चाहते हैं, तो जरा सोचो ना, सभी के सभी इनपुट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो 0-0 जहां रहेगा आंसर 0 आएगा, जहां पे 1-1 रहेगा वही भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए अल्टीमेटली एक्यूमुलेटर के कंटेंट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसे हमारे पास एक 4th इंस्ट्रक्शन है। वैसे आपको 3 पूछे बट एक्स्ट्रा मेंशन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ANI 00H, आपको पता है ना ANI का मतलब एंडिंग होता है। आपको एक्यूमुलेटर के कंटेंट को 00 के साथ एंडिंग करनी है। एंडिंग मतलब एक प्रकार का मल्टीप्लिकेशन होता है ना, आप एक्यूमुलेटर के कंटेंट को 00 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 दिखेगा तो पूरे कंटेंट हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ऐसे हमारे 4 इंस्ट्रक्शन है। सिर्फ लिखने के ऊपर ही आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं, बट बेटर रहेगा कि आप उसे एक्सप्लेन करो। जैसे कि पहला इंस्ट्रक्शन MVI A,00H, और मान लो कि लेट A = 45H। यहाँ पे आप कोई भी A की वैल्यू ले सकते हो गाइस, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ MVI A,00H आपको A में 00H ही स्टोर हो जाएगा। दैट्स इट, ये फिक्स है, इसलिए तो इसका यूज हम करते हैं। वैसे सेकंड इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं हम SUBA, जैसे मैंने इक्वेशन की बात की थी गाइस, इसका इक्वेशन होता है A = A-A। अब आप यहाँ पे कोई भी नंबर क्यों ना लो, मैंने यहाँ पे E7 लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। और देखो आफ्टर SUBA A में से A के कंटेंट माइनस हो गए, आपको इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और कैलकुलेशन परफॉर्म करके देखो। सिंपल सी तो बात है, हर जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। आप इसे कन्वर्ट करोगे तो भी आपको एक्यूमुलेटर में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, मैंने जस्ट 2 एग्जाम्पल आपको समझा के बताए हैं। एग्जाम में बेटर रहेगा गाइज आप इसे जरूर एक्सप्लेन करना एग्जाम्पल, ठीक है। और ये दोनों ही करके दे रहा हूं मैं, आप चाहे तो खुद करके देख सकते हैं, ऐसा ही रहेगा। जैसे SUBA है, बस वैल्यू वगैरह आप कुछ और ले सकते हैं और देख सकते हैं कि सच में इसके कंटेंट 0 होते हैं क्या नहीं होते। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है, अल्टरनेटिव ईयर ये क्वेश्चन आते रहता है। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। तो देखो क्वेश्चन कैसा है, एक्यूमुलेटर ऑफ 8085 कंटेंट डेटा B7H, व्हाट विल बी इट्स कंटेंट। इट्स का मतलब एक्यूमुलेटर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में श्योरली आता ही है। ठीक है, आपको एक्यूमुलेटर के कंटेंट दिए रहते हैं, आपको 3 इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, इंस्ट्रक्शन अलग अलग हो सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद
एक्यूमुलेटर के कंटेंट क्या बनेंगे ये आपको बताना पड़ता है। ओके, और ये सिंपल क्वेश्चन है, जो हमने इंस्ट्रक्शन इसके पहले स्टडी किए हैं उसके जो हमने एग्जाम्पल लिए थे ना गाइज, वही एग्जाम्पल आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो चलो इसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है ORI58H। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन देखने के बाद ही पता चलना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन क्या परफॉर्म करने वाला है। OR मतलब गाइज ये ऑरिंग ऑपरेशन करने वाला है। किसके साथ ऑरिंग होती है ये पता होना चाहिए, एक्यूमुलेटर के साथ ही होती है। क्या एक्यूमुलेटर कंटेंट आपको गिवन है? यस गिवन है। तो पहला सेंटेंस आपको वही लिखना है, गिवन A इज इक्वल टू B7H। देखो इसके पहले हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ते समय हम लेट लिख रहे थे, तो अब हम गिवन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें वो डेटा गिवन है इसलिए। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। आफ्टर ORI58H एक्यूमुलेटर के कंटेंट की ऑरिंग होने वाली है इंस्ट्रक्शन में, जो बाइट टू पोजीशन के ऊपर डेटा आया है वो। तो अल्टीमेटली B7 की ऑरिंग होने वाली है 58H के साथ। इसके बाद की प्रोसीजर आपको पता है, इसे आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मैंने B7 को यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट किया और 58 को भी मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, यहाँ पे छोटी सी भी मिस्टेक हुई आपकी कन्वर्शन परफॉर्म करते समय तो आप पूरे के पूरे मार्क्स लूज कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत केयरफुली B आपने करेक्ट लिखा है कि नहीं, 7 करेक्ट लिखा है कि नहीं, 5 और 8 करेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा है, ये आपको डबल चेक करना है। ओके, और ये तो कन्वर्शन अब तक आपको याद हो ही गए होंगे। अब रहा और का लॉजिक गाइज, वो भी तो पता होना चाहिए ना। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, अगर 1 दिखता है तो आपको 1 लिखना है और 0 0 रहता है तो आपका आंसर 0 हो जाता है। ऐसा हमने बहुत बार सॉल्व किया है। तो इसका आंसर 1 1 1। अब बढ़ते जाओगे तो मुझे यहाँ पे हर जगह पे 1 दिख रहा है, कहीं पे भी 0 0 वाला कॉम्बिनेशन मिला नहीं है। तो यहाँ पे हमने जितने भी बिट की कैलकुलेशन की है यहाँ पे 1 ही आया, इसे कन्वर्ट कर दो। इसका आंसर मिला आपको FF। अगेन गाइज आपको इसे प्रॉपर तरीके से बाइनरी टू हेक्साडेसिमल भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर हो गया FFH। तो कहाँ पे स्टोर होता है वो भी तो आपको पता है ना, ये स्टोर होता है एक्यूमुलेटर में। बस फाइनल सेंटेंस आपको ऐसा लिखना है, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ORI58H एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गया FFH। दैट्स इट गाइज। इसके ऊपर आपको मिलेंगे 1 मार्क। इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन होता है। कन्वर्शन आपको आना चाहिए और साथ ही साथ में आपको हर इंस्ट्रक्शन का लॉजिक, इक्वेशन सब कुछ पता होना चाहिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ और पूछा गया है CMA। CMA का मतलब होता है क्या? कॉम्प्लीमेंट द एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के कंटेंट को कॉम्प्लीमेंट करना है। सिंपल है, आपको गिवन दिया है गाइस A इज इक्वल टू B7H। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि सर आप A इज इक्वल टू B7 ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गिवन है। नहीं तो यहाँ पे आपने मर्जी से कुछ और नंबर लोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो दिया गया है वही आपको यहाँ पे लेना है। तो बस आफ्टर CMA हमारे पास एक्यूमुलेटर में B7 स्टोर है। सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर दो बाइनरी के नंबर में और इसका आपको बनाना है 1's कॉम्प्लीमेंट। 1's कॉम्प्लीमेंट मतलब ही कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी कि 1 का 0 और 0 का 1 लिख देना है। देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 है तो 1 एंड सो ऑन। तो अल्टीमेटली आप इसे कन्वर्ट कर दोगे तो आपको मिलेगा आंसर 48H। तो बस फेमस सेंटेंस लिख देने का, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ CMA A की वैल्यू स्टोर हो जाएंगे 48H। तो इसके ऊपर आपको मिलेगा गाइस कितने मार्क्स? 1 मार्क। तो ऐसे करते करते आपको 2 मार्क मिल चुके हैं। तो बढ़ते हैं हमारे तीसरे इंस्ट्रक्शन की तरफ और इंस्ट्रक्शन है ANI A3H। ओके, ANI मतलब गाइस एंडिंग होती है। एंडिंग किसके साथ किससे करनी है ये भी आपको पता है। ये बाइट 2 है, B7 के साथ उसकी एंडिंग होनी चाहिए। तो गिवन है आपको A इज इक्वल टू B7H। तो आफ्टर ANI A3H एक बाइट 2 के साथ एंडिंग होगी। हमने यहाँ पे डेटा लिख दिया है और उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अगेन देख लेने का बराबर आपने कन्वर्शन वगैरह यहाँ पे परफॉर्म किया है या नहीं है। अब पता होना चाहिए आपको लॉजिक एंडिंग का। अगर 0 है तो 0 हो जाता है गाइस और 1 1 है तभी आपको 1 मिलता है। एक प्रकार का ये मल्टीप्लीकेशन है। तो देखो यहाँ पे 1 1 कितना मिलेगा? 1 1 एंड 1 1। और देखो 3 0 है गाइस तो 0 0 0। यहाँ पे अगेन 1 है तो 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 और इसके बाद इसे आपको कन्वर्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे A3 इसका आंसर आ गया है। कहाँ पे स्टोर होता है? एक्यूमुलेटर में लिख देंगे। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ANI E3H आपको मिल जाएगा A3H एक्यूमुलेटर के अंदर। सो ऐसे करते हैं सॉल्व ये प्रॉब्लम। बहुत ही आसान प्रॉब्लम होते हैं। अगर आपको इंस्ट्रक्शन आते हैं ना तो ये एग्जाम्पल ही है, बस आपको अलग से पूछे गए हैं एज अ प्रॉब्लम करके। तो ये एग्जाम में आता है और आपको इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो बहुत सारे वेरियस इंस्ट्रक्शन है, वैल्यू अलग हो सकती है, इंस्ट्रक्शन अलग हो सकते हैं, अलग अलग आपको आंसर यहाँ पे मिल सकते हैं। बस डायरेक्ट आंसर लिखना नहीं है आपको, नहीं तो मार्क्स मिलेंगे नहीं आपको ऐसी प्रोसीजर वगैरह बतानी पड़ती हैं। और रही बात कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग के बारे में बताना है तो बता सकते हो। अदरवाइज आपको पूछा ही क्या गया है गाइस? आपको एक्यूमुलेटर के कंटेंट पूछे गए हैं, दूसरा कुछ भी पूछा नहीं गया है। तो कैरी जनरेट अगर होती भी है लॉजिकल ऑपरेशन में तो आप चाहे तो बता सकते हो, नहीं बताया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे और एक इंस्ट्रक्शन लेता हूँ। आप देखो इंस्ट्रक्शन मैंने क्या लिखा है।
SUI86H। इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारा ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ऐसा समझ लो आप। SUI मतलब क्या होता है गाइस, सब्ट्रैक्शन होता है और आपको 86 सब्ट्रैक्ट करना है। किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? ऑफ कोर्स एक्यूमुलेटर में से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे गिवन, सबसे पहले आपको B7H गिवन है और आफ्टर SUI86H देखो A माइनस बाई 2। इसके पहले हमने एंडिंग ऑन ऑरिंग करके देखे एक्यूमुलेटर के साथ, ये जस्ट सब्ट्रैक्शन है। तो प्रोसीजर तो बिल्कुल वैसी ही रहती है ना, पहले आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब रही बात इसके बाद की प्रोसीजर, आपको 2's कॉम्प्लीमेंट से परफॉर्म करना पड़ सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं यहाँ पे डिसीजन लेता हूँ कि अगर सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है या 0 आ रहा है तो मैं 2's कॉम्प्लीमेंट का यूज नहीं करूंगा। ठीक है, करना चाहिए वैसे, बट मैं नहीं करूंगा। अगर आंसर निगेटिव आ रहा होगा तो ही मैं 2's कॉम्प्लीमेंट का यूज करूंगा। ठीक है, और मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ गाइस कि आपको एग्जाम में कैसे करना है। हम ऐसा भी प्रॉब्लम लेंगे जहां पे आपको 2's कॉम्प्लीमेंट से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़े। तो फिलहाल के लिए तो देखो गाइस, B7 एक बड़ा नंबर है एज कंपेयर टू 86, इसका मतलब इसका आंसर पॉजिटिव आने वाला है। तो मैं इसको नॉर्मल तरीके से करता हूँ, 1 माइनस 0 कितना होगा गाइस? 1 होगा। 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 0, 0 माइनस 0 0, अगेन 1 माइनस 0 1 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, दैट्स इट। और इसके बाद आप आंसर देख सकते हैं 31 आ चुका है, यहाँ पे लिख दिया है और सेंटेंस लिख देने का आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ SUI86H आपको आंसर मिल गया है A31H। ठीक है, तो पॉजिटिव आंसर के लिए आप नॉर्मल कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट हमेशा याद रखना 8085 ऐसा कैलकुलेशन नहीं करता है, वो 2's कॉम्प्लीमेंट से ही करता है। अब ये जस्ट हमने हमारे लिए किया है ताकि हम जल्दी से इसे कर सके। ठीक है, तो ऐसा भी इंस्ट्रक्शन पूछा जा सकता है, SUI पूछा जा सकता है, ADI पूछा जा सकता है, XRI पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे वाले प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्यूमुलेटर की वैल्यू आपको गिवन थी और इंस्ट्रक्शन में आपको इमीडिएट डेटा प्रोवाइड किया गया था। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ और देखते हैं कि वो प्रॉब्लम कैसा पूछा जाता है। क्वेश्चन का नाम है द एक्यूमुलेटर ऑफ 8085 कंटेन डेटा 71H एंड रजिस्टर E कंटेन द डेटा 39H। प्रीवियस एग्जांपल से इसे मैं कंपेयर करूं तो प्रीवियस एग्जांपल में सिर्फ एक्यूमुलेटर का डेटा गिवन था, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रजिस्टर दिया है, यहाँ पे E दिया है। E की जगह कोई भी रजिस्टर हो सकता है और उसकी भी आपको यहाँ पे वैल्यू दी है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है गाइस, व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इन हेक्स। वैसे भी हम हेक्साडेसिमल में आंसर निकाल रहे थे। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इंडिपेंडेंटली, और ये आपको नए इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन आपको इंडिपेंडेंटली ट्रीट करना है। यानी कि गाइस अगर पहले इंस्ट्रक्शन में जो A की वैल्यू आती है वो कैरी फॉरवर्ड होकर इधर नहीं जाती है, आपको दूसरा इंस्ट्रक्शन सॉल्व करना है तो आपको फ्रेश वैल्यू लेनी है जो आपको गिवन है वो, इसका मतलब इंडिपेंडेंटली होता है। मेरे ख्याल से इतना आप उसके बारे में अच्छे से अवेयर हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। फिर पहला इंस्ट्रक्शन हमारा ऐड E, तो आपको गिवन क्या है पहले वो लिख देने का, A इज इक्वल टू 71H और E इज इक्वल टू 39H। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वैल्यू कहाँ से आई है, ये वैल्यू हमारे क्वेश्चन से आई है, इसके पहले हम लेट लिखते थे, अभी यहाँ पे गिवन है। बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। आफ्टर ऐड E, A के कंटेंट E के साथ ऐड होंगे तो 71 प्लस 39H, इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। और जस्ट गाइज आपको रूल पता होने चाहिए एडिशन के, ये तो हमने कितनी बार तो भी इसको सॉल्व करके देखा होगा। तो 1 1 प्लस 1 यहाँ पे 0, 1 आगे गया तो यहाँ पे आ गया 1, 0 0 0 ही आ गया यहाँ पे, 0 प्लस 1 गाइज यहाँ पे 1 आ गया, अगेन 1 प्लस 1 यहाँ पे 0 आएगा, 1 आगे गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 होता है ना, तो 3 1 1 दिखता है, तो यहाँ पे 1 गया, यहाँ पे 1 आगे चला गया और 1 प्लस 1 अगेन 0, यहाँ पे 1 आगे गया और यहाँ पे वो उसके एडिशन होके 1 मिल गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं कितना भी कैलकुलेशन करके बताऊं आपको तब तक नहीं समझेगा जब तक आप खुद से करके नहीं देखोगे। वैसे आपको ही करना है ना गाइस एग्जाम में, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी ही चाहिए और जब तक प्रैक्टिस करोगे नहीं आप उसमें परफेक्ट बनोगे नहीं। तो सिंपल सी ये बात है और आप इसके बारे में भी अच्छे से अवेयर है। तो इसे मैंने कन्वर्ट कर दिया वापस हेक्साडेसिमल में, तो अल्टीमेटली आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ऐड E आपको आंसर क्या मिलेगा, AH मिलेगा। अगर यहाँ पे थोड़े से बड़े नंबर होते, कैरी वगैरह जनरेट होती, तो कैरी को आपको अलग ही ट्रीट करना है, वो आंसर का पार्ट नहीं रहता है। जितने हमारे ये 8 बिट है एक्यूमुलेटर में आए हुए उसी को आपको कन्वर्ट करना है, वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है और कैरी को आपको अलग ही मेंशन करके बताना है। तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे इंस्ट्रक्शन की तरफ और वो इंस्ट्रक्शन है ORAE। तो सिंपल सी बात है गाइस, गिवन हमारे डेटा है, इसके बाद आफ्टर ORAE एक ऑरिंग होने E के साथ है, ये हमारा डेटा रहा, इसे हमने कन्वर्ट कर दिया है और रूल आपको जस्ट फॉलो करने हैं। रूल अच्छे से फॉलो करोगे, इसे कन्वर्ट कर दो और लिख दो हमारा आंसर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ORAE इज इक्वल टू 79H। ठीक है, इतना लिखने के ऊपर आपको मिल जाएंगे 2 मार्क्स। इससे इजी क्वेश्चन और नहीं हो सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे तीसरे इंस्ट्रक्शन की तरफ और इंस्ट्रक्शन हमारा RRC। हमने प्रीवियस क्लासेस में RRC स्टडी किया है तो बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है गाइस। चलो इसे सॉल्व करते हैं। गिवन A इज इक्वल टू 71H। ओके,
अब देखो इस इंस्ट्रक्शन में 39H जो डेटा ई में स्टोर है उसका कुछ भी काम नहीं है, तो जबरदस्ती आपको यहाँ पे डेटा लेके आना नहीं। पता चला ए की वैल्यू 39H लिख रहे हो तो आप गलत कर बैठोगे। जो दिया है एक्यूमुलेटर की वैल्यू 71H है तो वही आपको लेना है। जब जरूरत पड़ती है तभी आपको अदर की वैल्यू लेनी है, अदरवाइज नहीं लेनी है। आफ्टर आरआरसी हम क्या करते हैं, ये जो हमारा एक्यूमुलेटर है इसको बराबर बिट बाय बिट पोजीशन में इसको एक जगह पे स्टोर करते हैं। ये हमारा एक्यूमुलेटर ही है। इस पोजीशन पे देखो गाइस क्या स्टोर है 7 0 1 1, इसके बाद 1 कैसे लिखते हैं 0 0 1, ठीक है। और आरआरसी करते समय आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि राइट साइड कौन सी है, क्योंकि आरआरसी का मतलब ही क्या होता है, रोटेट राइट एक्यूमुलेटर बाय 1 बिट पोजीशन। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है आपको वो पता है ना, राइट मोस्ट साइड में यहाँ पे कौन है 1 है, तो ये कहाँ पे चला जाता है कैरी में, ओके, और ये जगह खाली हो जाती है आपको पता है। इसके बाद ये 0 यहाँ पे आगे आता है, ठीक है। अब ये पोजीशन खाली है तो ये 0 यहाँ पे आ जाता है। देन गाइज ये 0 यहाँ पे, उसके बाद ये 1 यहाँ पे एंड सो ऑन, ऐसे करते करते देखो ये 0 यहाँ पे आ गया है, तो ये जगह खाली रह गई। तो इसमें कौन आता है ये भी हमने अर्लियर क्लास में पढ़ा ही है कि ये जो A0 की बिट है वापस यहीं पे आ जाती है। और मैंने इसको आपको शॉर्टकट टेक्निक भी बताई है कैसे सॉल्व करना है। बस ये वाला लास्ट वाला 1 उठा के इसके आगे लिख दो और जो भी हमारा आंसर आ गया वो हमारा आरआरसी का ही रिजल्ट रहने वाला है। तो इसे हमने कन्वर्ट कर दिया तो आ गया B8। आफ्टर आरआरसी क्या लिखोगे, A इज इक्वल टू B8H आपको लिख देना है। तो इसके ऊपर भी आपको मिलेंगे 1 मार्क। तो ऐसे अगर आपने 3 एक्यूरेट आंसर निकाल लिए जो आपको डेटा गिवन है उस हिसाब से, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और गाइज आपको याद रखना है कि इसके ऊपर कोई स्टेप मार्किंग वगैरह नहीं है। छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है कन्वर्शन से लेकर कहीं पे भी हो जाए गाइज, आपके पूरे मार्क्स डिडक्ट होंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर। अगर यहाँ पे मिस्टेक होगी तो यहाँ का 1 मार्क आपका चला गया, इतना आपको ध्यान में रखना है। सो प्रैक्टिस के लिए और एक हम इंस्ट्रक्शन ले लेते जैसे कि आरआरसी दिया है ना, तो आरएलसी भी तो हो सकता है। तो देखो यहाँ तक प्रोसीजर हमारी बिल्कुल सेम है, ठीक है। देखो यहाँ तक मैंने डेटा जैसे का वैसा यहाँ तक लिखा है। ए गिवन था आरएलसी का मतलब समझते हो ना गाइस, रोटेट लेफ्ट एक्यूमुलेटर बाय 1 बिट पोजीशन। तो आपको यहाँ पे कौन सी साइड पता होनी चाहिए, लेफ्ट वाली साइड पता होनी चाहिए। तो ये जो पहली बिट है ये कहाँ पे जाती है, कैरी में, तो ये 0 यहाँ पे स्टोर हो गया। अब रही बात ये वाला 1 यहाँ पे जाता है, ये वाला 1 यहाँ पे आता है। तो मैंने डायरेक्शन बनाई नहीं है, आप चाहे तो डायरेक्शन यहाँ पे बना सकते हैं। ऐसे करते करते हम यहाँ तक पहुंचे, ये वाला 1 यहाँ तक गया है। तो यहाँ पे कौन आता है, तो यही वाली पहली वाली बिट यहाँ पे आ जाती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो जानबूझ कर मैंने कलर यूज किया ताकि आप समझो कौन सी बिट यहाँ पे कहाँ पे जाती है। शॉर्टकट तो पता ही है आपको, ये वाली बिट हटानी है और इसके पीछे लिख दो तो आपको आंसर बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगा। कन्वर्ट कर दो इसे, देखो हमारा आंसर मिला है यहाँ पे आपको E2। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ आरएलसी ए इज इक्वल टू क्या मिला आपको, E2H मिला है। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है गाइस, आरआरसी की जगह आरएलसी पूछा जा सकता है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, आरआरसी और आरएलसी की जगह RAR RAL ऐसे भी इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है, डेटा तो आपको गिवन होता है 78H वगैरह, ओके, बट आपको कैरी के कंटेंट भी तो पता होने चाहिए ना। तो उस टाइम पे आप चाहे तो खुद अज्यूम कर सकते हैं कैरी इज इक्वल टू 0 और साथ ही साथ में कैरी इज इक्वल टू 1। अब पता नहीं रहेगा ना कि कौन सा आंसर एग्जामिनर चाहता है कि ये कि वो, तो आप दोनों आंसर निकाल के बता सकते हो, ठीक है। ऐसा रेयर होता है कि आपको कैरी कंटेंट नहीं दिए रहेंगे और इंस्ट्रक्शन में उसका यूज हो सकता है। वैसे ही गाइज एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले इंस्ट्रक्शन में जहां पे कैरी का यूज होता है तो वो भूल जाते हैं कैरी वगैरह देना। तो आप क्या करना, दोनों एग्जाम्पल सॉल्व करके बताना, विद कैरी और विदाउट कैरी वाला। आई होप सो कि उतना आप कर लोगे। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम का नाम है द एक्यूमुलेटर ऑफ 8085 कंटेंट डेटा A8H एंड रजिस्टर D कंटेंट C4H। तो यहाँ पे बस डेटा ही डिफरेंट है ना गाइस, एक्यूमुलेटर में अब 8 स्टोर है, E की जगह D दिया है और C4H उसके कंटेंट है। व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इन हेक्स आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इंडिपेंडेंटली। सो मैंने ये मिलता जुलता प्रॉब्लम क्यों लिया है, क्योंकि ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। तो ये कुछ हमारे इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं जो सॉल्व करते समय आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो वही समझाने के लिए मैंने इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ये लिए हैं। जैसे कि पहला इंस्ट्रक्शन हमारा X आ रहा है 31H, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि इस इंस्ट्रक्शन में देखो गाइस X आ का मतलब एक्सक्लूसिव और होता है और गिवन डेटा आपको दिया है जिसकी आपको एक्सॉरिंग करनी है एक्यूमुलेटर के साथ। तो हम यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि 8 तो दिया है और आपको D भी दिया है, तो पता है हम A8 की एक्सॉरिंग करते हैं C4 के साथ और 31 को भूल जाते हैं। तो ऐसी मिस्टेक ना हो ये बताने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है कि यहाँ पे आपको जस्ट एक ही वैल्यू की जरूरत है और वो है एक्यूमुलेटर की, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल चूज किया है। तो आफ्टर X आ रहा है 31 है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है गाइस, बस आपने बाइट 2 लिख दिए, कंटेंट लिख दिए हैं, उसको आपने
बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है और रूल्स पता होने चाहिए। सेम इनपुट है तो 0 आउटपुट मिलता है, डिफरेंट के लिए 1 मिलता है, तो यहाँ पे 1 0 0, यहाँ पे 1 1 0 0 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1। इसे बस कन्वर्ट कर दो तो मिल गया आपको 9D। तो आफ्टर x आ रहा है 31H, आपको एक्यूमुलेटर कंटेंट मिल जाएंगे 9DH। ऐसा आपको इसे सॉल्व करना है। तो मेरा मोटिव समझा मैंने इंस्ट्रक्शन ये क्यों लिया है। तो इसके बाद का इंस्ट्रक्शन है ऐड D। अब देखो ऐड D मैंने क्यों लिया, इसके पहले भी हमने एडिशन की है, तो ये थोड़े से बड़े नंबर है, अगर बड़े नंबर होते तो आंसर कैसे आते वो जानने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है। देखो गाइस यहाँ पे दोनों कंटेंट की आपको जरूरत पड़ती है, एक्यूमुलेटर की और डी की भी, क्योंकि यहाँ पे ऐड डी लिखा है। इसके बाद आफ्टर ऐड डी आप इसको कन्वर्ट कर दो, बाइनरी में मैंने कर दिया कन्वर्ट, और डबल श्योर होना है गाइस कि आपने प्रॉपर कन्वर्शन परफॉर्म किया है या नहीं किया है, और बीट बाय बीट आपको कैलकुलेशन करना है। 0 0 0, इधर भी 0 1 1 0 1 1। ओके, अब देखो 1 + 1 कितना होता है गाइस, 2 होता है ना, तो 2 का 0 हम यहाँ पे लिख देते हैं और 1 आगे फॉरवर्ड हो जाता है एज अ कैरी करके, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। फर्दर कैलकुलेशन के लिए कोई बिट बची नहीं है तो मैंने वैसे का वैसे यहाँ पे लिख दिया है। तो अब मैंने एग्जाम्पल क्यों लिया है, ताकि आप जस्ट इतना ही कन्वर्ट करो। ओके, इस 1 को कंसीडर नहीं करना है गाइज, ये हमारी कैरी है। आपको ऐसे गाइज पीछे से ग्रुप बनाने हैं 4 4 के और कैरी को अलग ही रखना है और इसे ही कन्वर्ट करना है। देखो हमारा आंसर आया 6C। ओके, और इस 6C को चाहे तो वहां पे आप लिख सकते हैं। अब रही बात क्या लिखेंगे मैसेज, तो लिख देंगे आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ऐड डी ए इज इक्वल टू 6CH। तो ये 1 का क्या करे, तो आप बताओ ना उसे कि वो क्या रही करके, आप बॉक्स में बता सकते हो, बताना हो तो। बस मैंने इसलिए एग्जाम्पल चूज किया है ताकि आप कैरी को कन्वर्ट ना कर बैठो हेक्साडेसिमल में, इधर से ग्रुप बनाए कैरी को पकड़ के गए तो गए आपके मार्क्स, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये 2 हमारे एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पे आपको डी के कंटेंट कंसीडर नहीं करने हैं, तो यहाँ पे आपको कैरी कंसीडर नहीं करनी है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ। इंस्ट्रक्शन का नाम है मूव ए कॉमा डी। सिंपल इंस्ट्रक्शन है गाइज, बट यहाँ पे भी बहुत मिस्टेक होती है, तो अच्छे से हम इसे भी देखेंगे। यहाँ पे गिवन है ए की वैल्यू 8H और डी की वैल्यू है C4H। तो आफ्टर मूव ए कॉमा डी, तो यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि सोर्स कौन है और डेस्टिनेशन कौन है। अगर यही पे गड़बड़ हो गई तो आपके मार्क्स भी गए। तो ए हमारा यहाँ पे डेस्टिनेशन है, तो डी हमारा सोर्स है। ये किससे पता चलता है, आपको इक्वेशन से पता चलता है। देखो गाइस, ये हमारा इक्वेशन है, ए के अंदर डी के कंटेंट आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली ए के अंदर C4H ये वैल्यू आ रही है। तो मैसेज लिख देंगे आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ मूव ए कॉमा डी ए इज इक्वल टू C4H। ओके गाइस, और थोड़ा सा और ध्यान रखना है कि ए हमारा डेस्टिनेशन था, इसलिए उससे कंटेंट चेंज हो गए। किसी ने पूछा डी के कंटेंट क्या है, तो डी के कंटेंट क्या रहेंगे, C4H ही रहेंगे। सोर्स कभी भी चेंज नहीं होता है, ऐसा हमने डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में पढ़ा है गाइस, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब इससे मिलता जुलता मैंने दूसरा इंस्ट्रक्शन लिखा है मूव डी कॉमा ए। तो यहाँ पे भी गिवन सेम डेटा है, और आफ्टर मूव डी कॉमा ए यहाँ पे आपको अगेन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सोर्स और कौन डेस्टिनेशन है। यहाँ पे अब एक्यूमुलेटर सोर्स है और डी हमारा डेस्टिनेशन है, तो डेस्टिनेशन के कंटेंट चेंज होते हैं, तो अल्टीमेटली डी की वैल्यू हो गई A8H। तो यहाँ पे आपको अब डी के कंटेंट थोड़ी पूछे गए हैं गाइस कि वो क्या आ रहे करके, देखो आपको क्या पूछे गए हैं, व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। तो आपको एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या रहती है इंस्ट्रक्शन के बाद वो लिखना है। तो आप मैसेज लिख सकते हो कि वैल्यू ऑफ ए इज अनचेंज्ड वगैरह करके, या अल्टीमेटली आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ मूव डी कॉमा ए हमारे ए की वैल्यू A8H ही रहती है, नहीं तो पता चला कि C4 वगैरह यहाँ पे लिख दिया ऐसे। तो इसलिए मैंने ये 2 एग्जाम्पल चूज किए हैं ताकि आप इसका डिफरेंस समझो कि सोर्स और डेस्टिनेशन में अगर एक्यूमुलेटर आता है तो उसके कंटेंट कैसे रहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सिंपल ही है, बट कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला होता है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ, और इंस्ट्रक्शन का नाम है CMP-D। यानी गाइस CMP का लॉन्ग फॉर्म पता है ना, कंपेयर डी। कंपेयर वाले इंस्ट्रक्शन हमने प्रीवियस क्लास में ही पढ़े हैं कि यहाँ पे क्या होता है और क्या नहीं होता है। यहाँ पे 2 वैल्यू कंपेयर की जाती हैं, यहाँ पे डी दिया है, वह एक्यूमुलेटर के साथ कंपेयर होता है कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़े, हम उस कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हैं और फ्लैग इफेक्ट होते हैं। जस्ट इतना ही पता है, क्या वहां पे एक्यूमुलेटर और रजिस्टर की वैल्यू चेंज होती है क्या, ये पढ़ा के हमने नहीं होती है। मतलब अगर आप इसको पूरा सॉल्व भी ना करें इस एग्जाम्पल को, जस्ट लिख देंगे आप कि आफ्टर CMP-D कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इज अनचेंज्ड, और जैसे वैल्यू दी है A इज इक्वल टू A8H, इतना लिखे तो भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। बट फिर भी गाइज ये एग्जाम में आया है क्वेश्चन, तो उसे प्रॉपर तरीके से हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि गिवन है हमको ये डेटा, तो आफ्टर CMP-D
a माइनस डी होता है। ये भी हमने देखा है कंपैरिजन के लिए सब्ट्रैक्शन यहाँ पे यूज होता है, बट नॉर्मल सब्ट्रैक्शन, तो मैंने यहाँ पे देखो गाइस इनको कन्वर्ट कर दिया और आपको यहाँ पे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करना है। भले ही हमें पहले से ही पता है कि C4 बड़ा नंबर है एज कंपेयर टू 8, यानी कि आंसर निगेटिव आने वाला है, इतना हमें पता है, फिर भी आपको ऑपरेंड की पोजीशन चेंज नहीं करनी है, ये कंप्यूटर कर रहा है और जैसा वो करता है वैसा ही हमें करना है। तो बीट बाय बीट कैलकुलेशन करोगे तो 0 माइनस 0 0 0, यहाँ पे 0 माइनस 1 1 होता है, 1 आगे चला गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, देन गाइज यहाँ पे 0 आ गया, 1 आ गया, 0 माइनस 1 अगेन गाइज 1 हो जाता है और 1 यहाँ पे कैरी करके आगे चली गई है, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 हो रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो हमने यहाँ पे 12 लिया है, तो 3 माइनस 2 कितना होता है 1, और एज अ कैरी करके हमें 1 आगे भेजना पड़ेगा। ओके, आप इसके बारे में अवेयर हैं। तो इस कैलकुलेशन में कैरी जनरेट हुई है और कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन वाले लॉजिक आपको यहाँ पे अप्लाई करने हैं, इन्हें कन्वर्ट नहीं करना है। यहीं पे सबसे बड़ी मिस्टेक भी हो सकती है आपसे कि पता चला कि इसे कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया ई, ये हो गया 4 और आपने E4 लिख दिया एक्यूमुलेटेड कंटेंट, तो आप मार्क्स लूज कर बैठोगे। तो इसीलिए मैंने इंस्ट्रक्शन चूज किया है ये कि यहाँ पे आपको कैसा करना है। तो यहाँ पे आप जस्ट कंक्लूजन बता सकते हैं, हियर कैरी फ्लैग इज सेट, देयरफॉर द कंटेंट ऑफ रजिस्टर D इज ग्रेटर देन एक्यूमुलेटर, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस ये है, कंटेंट ऑफ रजिस्टर A यानी एक्यूमुलेटर इज अनचेंज्ड, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आफ्टर CMPD के बाद ये सेंटेंस लिख दिया तो भी चलता है, आपने नहीं किया बाकी का तो भी चलेगा गाइस, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही तो सेंटेंस है हमारा। तो लिख देंगे बाद में आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ CMPD A के कंटेंट अनचेंज है, तो A इज इक्वल टू A 8H ही रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सिंपल ही होते हैं ये एग्जाम्पल, बट बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करके आते हैं, तो आप ऐसी मिस्टेक ना करो, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके ही कंपैरिजन परफॉर्म किया है। तो बढ़ते हैं हमारे इस एग्जाम्पल के लास्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ, और इंस्ट्रक्शन का नाम है SUBD। ओके, तो इसके पहले भी हमने कंपैरिजन किया है, तो वहां पे भी सब्ट्रैक्शन था, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन है, और आपको अच्छे से पता है कि सब्ट्रैक्शन का आंसर निगेटिव आने वाला था। ठीक है, चलो फिर भी हम इसे करके देखते हैं। ये हमारा डेटा गिवन है, आफ्टर SUBD आप देख सकते हैं A में से D के कंटेंट माइनस हो रहे हैं, और आप देखो तो सही ना 8 छोटा नंबर है एज कम्पेयर टू C4H। तो क्या ये जो हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, अगर हम नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे तो जो प्रीवियस इसमें हमको जो आंसर मिला वही मिलेगा, और वो तो आंसर नहीं रहेगा ना गाइस, वो तो गलत रहेगा आंसर हमारा, क्योंकि इसका आंसर निगेटिव आएगा, इतना हमें पता है, बट वैल्यू भी तो डिफरेंट रहेंगी ना। जो एक्चुअल सब्ट्रैक्शन होता है उसकी जो वैल्यू है वो निगेटिव रहेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमने ये मेथड भी पढ़ी है कि निगेटिव आंसर के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करना पड़ता है। सिर्फ निगेटिव के लिए नहीं, पॉजिटिव के लिए भी कर सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे दूसरा कोई वे नहीं है ऐसा कैलकुलेशन करने का, हमें 2's कॉम्प्लीमेंट से ही करना पड़ेगा, नॉर्मल से आप नहीं कर सकते। तो देखो आपको वो क्लासेस याद होंगे, ये हमारा फर्स्ट ऑपरेंड है, ये सेकंड ऑपरेंड है, सेकंड ऑपरेंड का आपको 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता है, बट 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहले 1's कॉम्प्लीमेंट बनाना पड़ता है, तो इसे मैंने कन्वर्ट कर दिया 1's कॉम्प्लीमेंट में। आप देख सकते हैं कि 1 का 0 0 का 1 हो गया। क्या 2's कॉम्प्लीमेंट बना क्या? नहीं, इसमें आप जब 1 ऐड करोगे तब आपको मिलेगा 2's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो किसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है? सेकंड ऑपरेंड का। अब इसके बाद की स्टेप याद है, ये जो फर्स्ट ऑपरेंड है हमारा, इसे इसके साथ ऐड करना पड़ता है 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकंड ऑपरेंड के साथ। तो ये नंबर यहाँ पे इधर आ जाएगा एडिशन के लिए। देखो हम कर रहे सब्ट्रैक्शन और अभी हमें क्या परफॉर्म करनी पड़ रही है? एडिशन। एडिशन एज कंपेयर टू सब्ट्रैक्शन इजी होता है, तो चलो करो फिर। यहाँ पे बीट बाय बीट कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ पे 0 0 1 1 प्लस 1 यहाँ पे 0 1 आगे गया गाइस, 1 प्लस 1 0 1 आगे गया, यहाँ पे 3 होता है तो 1 यहाँ पे गया, 1 आगे गया गाइस, और यहाँ पे 1। तो अब जाके यहाँ पे देखो गाइस, कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुई है, आप चाहे तो मेंशन कर सकते हो। जब 2's कॉम्प्लीमेंट में कैरी जनरेट नहीं होती है तो रिजल्ट निगेटिव होता है, ठीक है ना। अब प्रीवियस इसमें थोड़ा सा अलग है कंपैरिजन में, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो लिख देंगे हियर कैरी इज नॉट जनरेटेड, दैट मीन रिजल्ट इज निगेटिव, मतलब कि इस सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट निगेटिव आने वाला है, ये तो फिक्स है। बट क्या रिजल्ट यही है? क्या लिख दे E4 करके? यही पे मिस्टेक हो सकती है अगेन, कि यहाँ पे अगर आपने इसे कन्वर्ट कर दिया E4 तो आपके मार्क्स तो और गए गाइस। तो फिर क्या करें? तो देखो ये इसका सॉल्यूशन, एंड टेक 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट। जो भी रिजल्ट आया है ना उसका 2's कॉम्प्लीमेंट बनाना है। अगेन 2's कॉम्प्लीमेंट है तो आपको पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो मैंने 1 का 0 0 का 1 कर दिया, और उसके बाद इसमें 1 मिला देंगे, तो जो भी हमारा आंसर आएगा गाइज वो क्या रहेगा? 2's कॉम्प्लीमेंट रहेगा। तो ये हमारा एक्चुअल आंसर है, इसे कन्वर्ट करोगे तो आपको आंसर मिला है 1C। तो मैसेज लिख देंगे आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ SUBD
A इज इक्वल टू 1CH। यहाँ पे निगेटिव साइन वगैरह लगाना नहीं है गाइज, ऑलरेडी हमने बता दिया है कि रिजल्ट इज निगेटिव है। चाहे तो नीचे आप फिर से लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इज निगेटिव वगैरह करके, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर कंप्यूटर कैसे पता चलेगा आंसर निगेटिव है या नहीं? साइन फ्लैग इफेक्ट हो जाता है, वो केयर कर लेता है उतना, ठीक है। उसको आप उसके ऊपर उतना ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है। बट गाइज इतना बड़ा कैलकुलेशन हमने किया है और ये सच में एक्यूरेट है या नहीं है, ये जानने के लिए हमें कुछ और टेस्ट करनी पड़ती है। मतलब कि इसके ऊपर आपको मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपका आंसर करेक्ट है। हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमारा आंसर बराबर है या नहीं है, कुछ टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। जरा देखो, यहाँ पे हमने A8 - C4 परफॉर्म किया है तो आपको 1CH मिला है। अगर इसका उल्टा कैलकुलेशन करें तो C4 में से अगर A8 माइनस करे तो भी आंसर यही मिलना चाहिए ना, जिस पॉजिटिव मिलना चाहिए। चलो वही हम टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे C4 में से इधर आएगा, इसमें A8 माइनस कर रहा हूं तो देखो यहाँ पे मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया और बीट बाय बीट कैलकुलेशन करते हैं। 0 - 0 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 - 1 1 होता है, 1 आगे चला जाता है। 0 - 1 1 हो जाता है, 1 आगे चला जाता है। 0 - 2 है गाइस तो यहाँ पे 0 हो जाता है, 1 आगे चला जाता है। तो 1 - 1 0, 1 - 1 0। ओके, ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका है गाइस। मैंने यहाँ पे कोई भी बारो वगैरह ऊपर लिए नहीं है, आप चाहे तो वो कैसे करते हैं वो वीडियो देख सकते हैं। अब इसे कन्वर्ट करो और देखो मेरा गाइस 1C आंसर बराबर है हमारा। जस्ट ये पॉजिटिव है क्योंकि मैंने ऑपरेंड की पोजीशन चेंज कर दी है। तो जब भी आप ऐसा कैलकुलेशन करो टूज कॉम्प्लीमेंट सा, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसा भी रिवर्स टेस्टिंग करके देखो ताकि हम एक भी मार्क्स लूज ना करें इस कैलकुलेशन के ऊपर। दैट्स इट गाइस। तो अगेन हमारे पास एक दूसरी भी टेस्ट है, जरा सोचो ना। यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है? C4 है। अगर 8 के साथ AC अगर ऐड कर दिया जाए तो भी आपको आंसर C4 मिलना चाहिए ना? यस। तो चलो वो कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो ये नंबर है ना A8 है, ओके, और इसके साथ हम ऐड करेंगे ये हमारी 1C और चलो करके देखते हैं। 0 0 0 0 0 0 1 हो गया। 1 + 1 0, इधर 1 आगे चला गया। 1 + 1 0 1 आगे चला गया। 1 + 1 0 1 आगे गया गाइस और यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1। आप इसे कन्वर्ट करके देखो, C4 आपको आंसर मिल रहा है। यही तो हमारा बड़ा नंबर था, मतलब कि ये भी टेस्टिंग हमारी सक्सेसफुल रही है। तो ऐसे हम श्योर हो सकते हैं कि हमने जो कैलकुलेशन किया है वो प्रॉपर है या नहीं है। तो आई होप सो आपको ये समझ गया होगा। थोड़ा सा लेंथी प्रॉब्लम यही होता है कि अदरवाइज बाकी कैलकुलेशन बहुत ही ईजी होते हैं। तो अगर ऐसा आया क्वेश्चन तो भी आपको इसे सॉल्व करना आना चाहिए। तो बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखोगे इस क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। Accumulator of 885 contain data B6H and register B contain data 92H. What will be the effect of add B instruction on flag? Explain with the diagram. और ये 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। अब ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट चैप्टर और ये जो हमारा चैप्टर है वो मिलके ये क्वेश्चन पूछा गया है। फ्लैग हमारे फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है गाइस। तो देखो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है कि आपको ए का कंटेंट दिए हैं, बी के कंटेंट दिए हैं। अब आपको क्या बोला गया है कि ऐड बी परफॉर्म करने के बाद फ्लैग के ऊपर उसका क्या असर होता है वो आपको डायग्राम से समझाना है, ठीक है। तो इसे आपको केयरफुली करना है। ऐड बी की जगह कोई और इंस्ट्रक्शन हो सकता है, स्पेशली सब वाला इंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखो आंसर कैसे लिखते हैं। ऐड बी गिवन है आपको नंबर, वो लिख लिया हमने। आफ्टर ऐड बी क्या होगा गाइस? वही सेम प्रोसीजर, ए की एडिशन बी के साथ हो जाएंगी। आप उसे बाइनरी में कन्वर्ट करो, डबल श्योर हो जाओ कि आपने डेटा बराबर कन्वर्ट किया है या नहीं है, और यहाँ पे ऐसा कुछ हम कर दो। तो 1 + 1 0 और यहाँ पे गाइस कैरी जनरेट हुई है। आप इसे करके देख सकते खुद, मेरे ऊपर ब्लाइंडली बिलीव करने की जरूरत नहीं है। आपके पास नंबर है, आपके पास कागज और पेन है गाइस, आप करके देख सकते हैं। और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है। अल्टीमेटली एक्यूमुलेटर के अंदर 48 स्टोर हुआ है, ठीक है। ये रहा हमारा ऐड बी इंस्ट्रक्शन का कैलकुलेशन, जैसे हमने थोड़ी देर पहले करके देखा है ना वो। तो अब क्या होता है, आपको फ्लैग के कंटेंट बताने हैं और यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक ये हो जाती है, आप एक फ्लैग रजिस्टर बना लेते हैं और उसके अंदर ये 48 स्टोर कर देते हैं, ठीक है। और उसके अंदर फिर ये साइन फ्लैग होता है, तो उसके अंदर क्या आया है उस हिसाब से समझा के आप बताते हैं। पर गाइज आप मिस्टेक कर रहे हैं। पहली डायग्राम आपको जो बनानी है ना वो एक्यूमुलेटर की होती है। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक्यूमुलेटर की बिट लिखी है और 48 मैंने यहाँ पे स्टोर करके रख दिया है। देखो ये हमारा 4, ये हमारा 8। तो ये जो डायग्राम है ना ये एक्यूमुलेटर की है, जरा सा आपको ध्यान में रखना है। तो ये नहीं होती है चीज जो फ्लैग रजिस्टर में जाके स्टोर होती है। ये जो अभी हमने कैलकुलेशन किया है ना, इसका असर फ्लैग रजिस्टर के ऊपर होता है। फ्लैग होते ही कितने हैं, 5 फ्लैग तो होते हैं। तो फ्लैग अफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है ये आपको बताना है, बाद में आपको डायग्राम बनानी है। जरा सोचो गाइस,
अगर एक्यूमुलेटर की बिट यहाँ पे 0 है मतलब रिजल्ट क्या होता है पॉजिटिव, अगर यहाँ पे 1 है तो नेगेटिव आता है। तो यही चीज आपको बतानी है हियर bit A7 is a 0 that mean result is positive therefore sign flag is reset। हम डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, डायग्राम बस बनाने की है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये कैलकुलेशन करने के बाद या कैलकुलेशन के ड्यूरिंग क्या हुआ है वो आपको एक्सप्लेन करके बताना है। समझ रहे हैं ना गाइस आप? इस कैलकुलेशन का रिजल्ट पॉजिटिव है इसलिए एक्यूमुलेटर की बिट यहाँ पे 0 आई है। अब इसके बाद क्या रिजल्ट 0 आया है क्या? नहीं, 48 इज 0 नंबर थोड़ी है, इसलिए आप ये भी लिख देंगे हियर कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इज नॉन जीरो दैट मीन 0 फ्लैग इज ऑल्सो रिसेट। ओके, तो z की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। तो अगेन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्लैग की तरफ और आपको पता है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या होता है? ये जो मैं मार्क कर रहा हूं ना ये वाली चीज, ये हमारी D3 पोजीशन है। क्या इसके ऊपर कोई कैरी जनरेट हुई क्या? नहीं हुई है, तो बस वही लिख देंगे नो कैरीज जनरेटेड एट द D3 पोजीशन देयरफॉर ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इज आल्सो रीसेट। वैसे भी ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग गाइस किसके साथ काम करता है? BCD नंबर के साथ करता है। भले ये BCD नंबर नहीं है ये दोनों भी, फिर भी आपको ये कंसीडर करना है। अगर यहाँ पे कैरी जनरेट होती तो आपको जरूर बताना यहाँ पे पड़ता था। तो ये हो गए हमारे पहले 3 फ्लैग, अभी 2 फ्लैग बचे गए। फोर्थ जो फ्लैग होता है वो पैरिटी फ्लैग होता है। आप नंबर ऑफ वंस काउंट करो बार इस एक्यूमुलेटर में, 1 2 कितने गए? 2 है, और 2 कैसा काउंट है? इवन है, मतलब कौन सी पैरिटी? इवन पैरिटी, मतलब ही पैरिटी फ्लैग हमारे यहाँ पे सेट होने वाला है। तो इन एक्यूमुलेटर नंबर ऑफ वंस बीट आर इन इवन काउंट देयरफॉर इवन पैरिटी एग्जिस्ट एंड पैरिटी फ्लैग इज सेट, यानी कि P इज इक्वल टू यहाँ पे 1 होता है। दैट्स इट गाइस। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट इसके ऊपर। ये जो यहाँ पे कैरी जनरेट हुई है, कैरी जनरेट होती है तो हमारा कैरी फ्लैग अफेक्ट होता है, तो बस लिख देंगे कैरी जनरेटेड कैरी फ्लैग इज सेट, कैरी इज इक्वल टू 1 यहाँ पे सेट हो जाता है। दैट्स इट गाइस। और अब बनानी है आपको डायग्राम। तो ये जो बना रहा हूं ना मैं डायग्राम, ये हमारे फ्लैग की डायग्राम रहेंगी। तो यहाँ पे बीट बता देंगे हम, तो B7 बीट के ऊपर साइन फ्लैग होता है, तो B6 के ऊपर Z फ्लैग होता है। आप इसे भी लेबल कर सकते हैं, S फॉर साइन फ्लैग, Z फॉर जीरो फ्लैग वगैरह। इसके बाद जो B5 होती है ना वो अनयूज होती है, इतना ध्यान में रखना है। इसके बाद B4 फ्लैग हमारे ऑक्सिलरी कैरी होती है, इसके बाद ये अगेन अनयूज होती है। B2 हमारे पैरिटी फ्लैग होती है, इसके बाद B1 अनयूज होता है, तो B0 हमारे कैरी फ्लैग होता है। ओके, तो ये सीक्वेंस भी मायने रखता है और आपको अच्छे से लिखना है। तो बस ऊपर जो आपने कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे हैं ना वही यहाँ पे लिखना है। S में 0 है तो लिख दो 0, Z में 0 है गाइस लिख दिया हमने यहाँ पे। इसके बाद ये अनयूज है, ऑक्सिलरी कैरी भी हमारा 0 है, उसके बाद ये अनयूज है, पैरिटी फ्लैग सेट हुआ है तो यहाँ पे 1, ये अनयूज और यहाँ पे 1। दैट्स इट गाइस। बस नाम लिख दो आप फ्लैग रजिस्टर ऑफ 8085 और आप इसको लेबल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, पहला चैप्टर और ये चैप्टर मिला के थोड़ा सा आपको इसके ऊपर भी ध्यान रखना है। जनरली नहीं पूछा जाता इतना बड़ा क्वेश्चन, बट फिर भी अगर आ गया तो आपको प्रिपेयर रहना है। होप सो आज मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है वो सब कुछ आपको समझ गया होगा। कुछ डाउट अगर अराइज हुए हैं तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। सो गाइस आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइस।